मीर साहब, एक तो ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क अगर तैयार हो जाए इस मुज़ाकरात में, जिसमें कम से कम जो सीज फायर है वो एक्सटेंड होता रहे जब तक बाकी मामलात पे कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती, तो आपको लगता है कि ये अगर अचीव कर लिया जाए इन मुज़ाकरात से तो वो एक अच्छा नतीजा होगा। और दूसरा, जो वफूद आए हैं जिसमें खासतौर पर ईरान के वफूद में 71 मेंबर हैं, उसमें उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी हैं, कुछ टेक्निकल लोग भी हैं, सिक्योरिटी के मामलात भी हैं, तो इतने बड़े वफूद का तो मतलब ये होता है कि वो तो चाह रहे हैं कि वाइड रेंज इशूज़ पे डिस्कशन हो। जी देखिए ना, जो इसमें इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें इतने लोग नहीं हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग हैं। और जो पाकिस्तान में ईरान के एम्बेसडर हैं, वो उनका इसमें बड़ा मेन रोल है। तो मेरी जो इस डेलीगेशन में जो इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, तो उनमें से कुछ एक जो डेलीगेट हैं उनके साथ जो मेरी एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है, मैं उसको कोट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इसमें जो सबसे बड़ी हर्डल होगी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगी जो ईरान का मुतालबा है कि आप पहले लेबनान में सीज़ फायर करवाएं। और इसमें वो ये कहते हैं जी कि हमने जो आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो एग्री किया था 7 अप्रैल की रात को, तो उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि डोनाल्ड ट्रंप से वो बात करेंगे और लेबनान में भी सीज़ फायर होगा। और फिर जब उन्होंने अनाउंसमेंट की, उन्होंने जो एक बयान जारी किया, तो उसमें लेबनान का वाज़ेह तौर पे जिक्र था, लेबनान का लफ्ज़ जो है उसमें मौजूद है। लेकिन अब ये जो जेडी वैंस हैं, इन्होंने वहाँ से रवाना होने से पहले कह दिया जी कि लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर डील। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है इस सारे मामले में। तो ईरानी वफ्द का ये कहना है कि बाकी जो शरायत हैं अमेरिका की, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है कि आपका ख्याल हो कि न्यूक्लियर मामला जो है, यूरेनियम के इनरिचमेंट का मामला, उस पर शायद हम बड़ा सख्त स्टांस लें, या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे हम बड़ा सख्त स्टांस लें। तो उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप लेबनान पर उनको सीज फायर पे राज़ी कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और अगर ये काम अमेरिका ने कर दिया तो उसके बाद फिर आगे जो है वो आप समझें कि हम बाकी मामलात में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देंगे। तो वो बड़े पॉजिटिव थे। लेकिन आप देखें कि जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर हैं, उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक्स पर अपना एक स्टेटमेंट पोस्ट किया, और उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। तो मैं ये समझता हूँ कि लेबनान का जो मामला है ये इतना सादा मामला नहीं है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे तमाम एलाइज के साथ आप सीज फायर करें। उसमें सिर्फ हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, उसमें हमास भी शामिल है। और एक बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि इससे पहले भी मिडिल ईस्ट में अमन के लिए बहुत से मुआहदे हुए हैं, जिसमें अभी तक जो कामयाबी से चल रहा है वो सिर्फ कैंप डेविड वाला चल रहा है, जो इजराइल और इजिप्ट के दरमियान हुआ था। और उसमें भी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अनवर सादात, उनकी जान चली गई थी उस एग्रीमेंट पे साइन करने की वजह से। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा मुआहदा हुआ, जिसकी वजह से यासिर अरफात को और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज मिला। वो ओस्लो पीस अकॉर्ड था, वो तो वायलेट हो रहा है आज तक। तो ये जो अब इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड अगर होता है, तो इसमें शामिल करना पड़ेगा ईरान की डिमांड पर मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन का फार्मूला। और वो फार्मूला जो है वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो अल्टीमेटली ईरान ने इन मुज़ाकरात में लेके आना है। और वो ये है कि गजा से इजरायली फौज का विड्रॉल और मस्जिद अक्सा से इजराइल का कब्जा ख़त्म करवाना, इन दो मामलात के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। सही। एक तो साफ़ी साहब, पाकिस्तानी मामलात पे तो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, लोगों को पता है अफ़गानिस्तान पे भी आप बड़ा अमूर रखते हैं, लेकिन लोगों को शायद ये नहीं पता कि मिडल ईस्ट पे भी आपकी बड़ी स्टडी है। ये इंशाल्लाह मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाएं, तब भी आपको लगता है कि जो इस खित्ते की सूरत हाल है वो प्री 28 फरवरी होगी या कुछ ना कुछ मुस्तकिल होगा? जैसे यूएई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कल, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे अपने मामलात और ताल्लुकात, हमें उसको शायद रिविज़िट करना पड़े। आपको लग रहा है कि नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन, या कहीं ना कहीं कुछ नई रियलिटीज़ होंगी हमारे सामने? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ नई रियलिटीज़ होंगी बहुत ज़्यादा। एक तो ज़ाहिर बात है कि कुछ न कुछ गल्फ़ के ममालिक ने भी ये एहसास तो किया होगा कि वो अमरीकी अड्डे जो कि हमने अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे कायम बनाए हुए थे, वो उल्टा हमारे लिए वबाल जान बन गए हैं। तो एक तो ये भी, और इससे पहले
ری شیپنگ شروع ہوئی تھی اس جنگ سے پہلے، مثلا چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بحال ہو گئے تھے، اور اب اس روز بھی آپ نے دیکھا کہ عباس عراقچی نے انہوں نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو فون کیا، تو ایک تو جو اسرائیل کی پوزیشن ہے یہ ایسی نہیں رہے گی، اور پھر جس طریقے سے اتحاد بنے ہیں اب گلف سٹیٹس میں بھی اس دوران ہم نے دیکھا کہ ان کے اپروچ میں بھی فرق ہے ٹورڈز ایران اور ٹورڈز وار. تو اگر تو جنگ طویل ہوتی ہے خدا نخواستہ اور جنگ بندی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تو صرف گلف سٹیٹس کی نہیں بلکہ پاکستان کی آزمائش بھی بہت بڑھے گی، کیونکہ سعودی عرب نے جو ڈیفنس پیکٹ تھا اس کو ایکٹیویٹ کر لیا، اور اس کی بنیاد پہ پاکستانی کچھ فورسز آج ان کے ڈیفنس کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ کچھ ہمارے وہاں پہ جو ایئر فورس کے جہاز بھی وہ ادھر چلے گئے ہیں. تو پاکستان کے لیے بھی مشکلات بہت بڑھے گی، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے مابین پھر توازن کو برقرار رکھنا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گی. لیکن اگر یہ اللہ کرے کہ سیز فائر ہو بھی جائے، مستقل جنگ بندی ہو بھی جائے اور مسئلہ حل بھی ہو جائے، تو میں نہیں دیکھتا کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ یہی رہے گا، کیونکہ کچھ ممالک جو ان کے اسٹرینتھ سمجھے جاتے تھے وہ اس دوران ان کو نقصان پہنچا، اور پھر ابنائے ہرمز ظاہری بات ہے کہ وہ سب کا رستہ ہے. تو اگر ابنائے ہرمز پہ ایران کا کسی طرح سے کنٹرول اکیلے یا عمان کے ساتھ مل کے قائم ہوتا ہے تو اس سے بھی ان ممالک کی ضروریات پہ اور ان کی ترجیحات پہ کافی اثر پڑے گا. صحیح.